सौजन्या, तुम अब तक यहीं बैठी हो, घर नहीं गई? रीमा सौजन्या को अपने कक्ष में लैपटॉप में व्यस्त देखकर चौंक गई और उससे पूछा। सौजन्या ने कहा, आओ रीमा बैठो। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए समाचार आदि देखने लगी। यह इंटरनेट भी कमाल की चीज़ है, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, वह भी जब तुम विवाह.com पर व्यस्त हो, रीमा हंसते हुए बोली। सौजन्या ने फिर आगे कहा, तुम भी उपहास करने लगी? विवाह.com मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। सोचती हूँ कोई ठीक ठाक सा प्राणी मिल जाए तो समझो मैं चैन से जी सकूंगी। सौजन्या बड़े दयनीय ढंग से मुस्कुराई। रीमा ने कहा, समझ में नहीं आता, तुम्हें कैसे समझाऊं सौजन्या? एक बार नवीन से मिल तो लो, वह भी तुम्हारी तरह हालात का मारा है। पत्नी ने 3 माह की मासूम बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कर ली। बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर बुरी तरह टूट चुका है। रीमा ने पुनः अपनी बात दोहराई। सौजन्या बोली, तुम भी रीमा, मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी परम मित्र हो, मुझे और मेरी मजबूरी को भली प्रकार समझती हो। मैं तो स्वयं अपने तलाक के केस में उलझ कर रह गई थी। जीवन में करवाहट के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। 10 साल लग गए उस मकर जाल से निकलने में। सोचा था तलाक के बाद खुली हवा में सांस ले पाऊंगी, पर अब शुभचिंतक पीछे पड़े हैं। एक तुम्हारे नवीन का ही प्रस्ताव नहीं है मेरे सामने। दूर पास के संबंधियों को अचानक मेरी इतनी चिंता सताने लगी है कि मेरे लिए विवाह के प्रस्ताव की वर्षा होने लगी है। सौजन्या एक ही सांस में बोल पड़ी। रीमा ने कहा, तो इसमें बुराई क्या है सौजन्या? अब तो तुम्हारा तलाक भी हो गया है, कब तक यूं अकेली रहोगी? अपनी नहीं तो अपने माता पिता की सोचो, तुम्हारी चिंता में घुल रहे हैं। तुम तो स्वयं समझदार हो, तुम्हारे भाई बहन अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि तुम्हारी खोज खबर तक नहीं लेते। रीमा भी कब तक चुप रहने वाली थी। सौजन्या रीमा को चुप कराते हुए बोली, मैं भी अपने जीवन से ऊब गई हूँ, पर समस्या यह है कि सभी प्रस्ताव तुम्हारे कजिन नवीन जैसे ही हैं। मैंने अपनी मुक्ति के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि मैं किसी और के घाव पर मरहम लगाने की हालत में नहीं हूँ। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरे घाव पर मरहम लगा सके। ठीक है, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मन को मन से राह ले होती है, पर जब तुम्हें कोई मनचाहा साथी मिल जाए तो बताना जरूर। अकेले ही कोई निर्णय मत लेना सौजन्या। इस बार तो हम खूब ठोक बजाकर देखेंगे, ताकि बाद में पछताना न पड़े। वही तो रीमा, मैं तो ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो मेरी नौकरी और मोटे वेतन के लालच में नहीं, मैं जैसी हूँ मुझे वैसी स्वीकार कर ले। सौजन्या भीगे स्वर में बोली तो रीमा का मन भी भर आया। दोनों बचपन की सहेलियां थीं और एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। रीमा अपने 2 बच्चों और पति के साथ अपने घर संसार में सुखी थी, तो सौजन्या अपने नारकी वैवाहिक जीवन से मुक्त होने के संघर्ष में टूट चुकी थी। 10 सालों के लंबे संघर्ष के बाद उसे पीड़ा से मुक्ति तो मिल गई, पर इन 10 सालों के अपमान, तिरस्कार और करवाहट को भूल पाना सरल नहीं था। उस पर शुभचिंतकों द्वारा लाए गए नित नए विवाह के प्रस्ताव सौजन्या का जीना दूभर कर रहे थे। अतः उसने अपने जीवन की बागडोर दृढ़ता से अपने हाथों में थामने का निर्णय ले लिया। दूसरा विवाह वह करेगी, पर अपनी शर्तों पर। अपने भावी वर का चुनाव वह स्वयं करेगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाकर विवाह करे या उसकी नौकरी और ऊंचे वेतन के लालच में विवाह के बंधन में बंधे और उसका जीवन फिर से नर्क बना दे। अंतर्मुखी सौजन्या को इन हालात में इंटरनेट देवदूत की भांति लगा था और वह उसी में अपनी सपनों के राजकुमार की खोज में जुट गई थी। एक सप्ताह पहले जब रीमा अचानक उसके कक्ष में चली आई थी, तो वह विभिन्न इंटरनेट पटलों पर भावी वरों के जीवन विवरण देखने में व्यस्त थी। आशीष कुमार नाम के एक युवक का फोटो और जीवन विवरण उसे इतना भा गया कि वह देर तक उस फोटो को हर कोण से देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जीवन विवरण का हर शब्द उसने कई बार पढ़ा और पंक्तियों के बीच छिपे अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न करती रही। पहली बार उसे लगा कि आशीष को कुदरत ने उसी के लिए बनाया है। चेहरे का हर भाव उसे दीवाना सा किए जा रहा था। फिर तो सौजन्या मौका मिलते ही अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती और मंत्रमुग्ध सी अपने प्रिय को निहारते रहती। सौजन्या को लगता कि अब उसे छिपकर रोमांस करने की जरूरत नहीं। अब तो वह डंकी की चोट पर अपने प्यार का इजहार करेगी। आशीष भी उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में पीछे नहीं रहता था। दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई थी। उसका फोटो देखकर ही वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि उससे मिलने की प्रबल इच्छा प्रकट करता रहता था, पर न जाने क्यों सौजन्या ही उससे मिलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। वह एक ही तर्क देती, पहले एक दूसरे को जान ले समझ ले तब मिलने की सोचेंगे। सौजन्या के मन में अजीब सी जड़ता ने घर बना लिया था। कहीं मिलकर निराशा हाथ लगी तो कभी सोचती कि उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है कहीं मात्र स्वप्न तो नहीं।
कहीं आंखें खोलते ही सब कुछ विलिप्त तो नहीं हो जाएगा? क्यों न इस स्वप्न को यूं ही चलने दे। उधर आशीष का उससे मिलने का हट बढ़ता ही जा रहा था। सौजन्या का एक ही उत्तर होता कि पहले हम एक दूसरे को भली प्रकार समझ तो लें। हमारा परिचय हुए 3 माह से अधिक हो गए हैं। अधिक समझने के लिए एक दूसरे से मिलना भी तो जरूरी है। एक दिन आशीष अनमने स्वर में सौजन्या से बोला। सौजन्या ने कहा, अभी नहीं। मैं जब मानसिक रूप से तुमसे मिलने को तैयार हो जाऊंगी तो स्वयं तुम्हें सूचित कर दूंगी। सौजन्या ने दो टूक उत्तर दिया। अब सौजन्या को रीमा की याद आई। रीमा, आज शाम को घर आना, कुछ जरूरी बातें करनी है। उसने रीमा को फोन पर कहा। ऐसा क्या जरूरी बात है सौजन्या, जो तुम ऑफिस में नहीं कर सकती? रीमा ने उत्सुक स्वर में पूछा। यह तो घर आकर ही पता चलेगा, सौजन्या ने टाल दिया। सौजन्या घर पहुंची ही थी कि रीमा आ पहुंची। उसका सामना पहले सौजन्या की माँ से हुआ। नमस्ते आंटी। रीमा उन्हें देखते ही बोली। नमस्ते। तुम तो ईद का चांद हो गई हो बेटी, कभी कभी हमसे भी मिलने आ जाया करो। वे बोली। 2 माह पहले ही तो आई थी आंटी। रीमा बोली। हाँ हाँ, और मैंने तुमसे कुछ कहा था, पर उसका कोई नतीजा तो सामने आया ही नहीं। विवाह का नाम सुनते ही सौजन्या बेलगाम हो जाती है और भड़क उठती है। सौजन्या की माँ रीमा से बात ही कर रही थी कि सौजन्या अपने कमरे के बाहर की बालकनी में प्रकट हुई। अरे रीमा, वहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आओ ना। जाओ बेटी, हम वृद्धों के पास तुम्हारा क्या काम? क्या माँ, छोटी सी बात पर आप भड़क उठती हो? थोड़ी देर में हम नीचे आते हैं। सौजन्या बोली। जाओ रीमा बेटी, लैपटॉप खोलकर बैठी होगी। आजकल वही इसका सब कुछ है। अपने परिवार या समाज की तो इसे चिंता ही नहीं। आंटी, आप अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। मैं शायद समझती नहीं कि सहेली हूँ तो क्या हुआ। ऑफिस में तो तू मेरी बॉस है, मेरी बात भला क्यों मानने लगी? रीमा सौजन्या के कक्ष में पहुंचते ही आहत स्वर में बोली। अब दूंगी एक और, पर छोड़ ये सब। यह देख। सौजन्या ने विवाह.com पर आशीष का फोटो और जीवन विवरण निकाल लिया। देख तो कैसा है रीमा। वाह, यह तो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा है। कब से चल रहा है यह सब? रीमा आशीष का विवरण पढ़ते हुए बोली। 3 माह पहले मिले थे हम दोनों। कहाँ? यही इंटरनेट पर। और कहाँ? तो अभी मेल मुलाकात भी नहीं हुई? विवाह भी इंटरनेट पर ही करोगी क्या सौजन्या? रीमा हंस दी। सौजन्या बोली। आशीष तो बहुत दिनों से मिलने की रट लगाए हैं, मेरी ही हिम्मत नहीं होती। तुम चलोगी मेरे साथ उनसे मिलने? मैं क्यों? कबाब में हड्डी बनने लगी। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो सौजन्या, अपने निर्णय स्वयं लेना सीखो। ऑफिस में तो लाखों के वारे न्यारे करती हो और यहाँ किसी से मिलने से कतरा रही हो। रीमा ने सौजन्या को समझाना चाहा। यही तो पूछना था तुमसे रीमा। तुमने कहा था ना कि कोई पसंद आए तो बताना, तो सबसे पहले तुम्हें ही बता रही हूँ। ओहो, तुम अभी से शर्मा रही हो? चेहरे पर लाली छा रही है तुम्हारे। चल, अभी इसी से मिलने का दिन और तिथि तय कर लो। रविवार कैसा रहेगा रीमा? बहुत बढ़िया। छुट्टी का दिन है, दोनों पूरा दिन साथ बिता सकते हैं। एक दूसरे को जानने समझने में मदद मिलेगी। तुरंत सौजन्या और आशीष के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ और रविवार के दिन मिलने की बात तय हो गई। आंटी, अब मत डांटना मुझे। आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। बैंड बाजा बजने में अधिक देर नहीं है अब। रीमा जाते जाते सौजन्या की माँ से बोली। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, पर पूरी बात तो बताती जाओ। सौजन्या की माँ ने रीमा से कहा। रीमा ने कहा, वह तो आपको सौजन्या से ही पूछना है। मुझे देर हो रही है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। कह रीमा सरपट वहाँ से भाग पड़ी। मगर दूसरे दिन कुछ अप्रत्याशित सा घट गया। सौजन्या एक मीटिंग में व्यस्त थी कि उसके सहायक ने एक चिट लाकर दी। चिट पर आशीष कुमार का नाम देखते ही उसके होश उड़ गए। वह बाहर की ओर लपकी। आशीष लॉबी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आप यहाँ इस समय? सौजन्या के मुंह से किसी प्रकार निकला। रहा ही नहीं गया, इसलिए मिलने चला आया तुमसे। मैं रविवार तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आशीष बोला। चलो छुट्टी ले लो, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। यह क्या पागलपन है आशीष? मेरी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। सौजन्या ने कहा। इस तरह यहाँ क्यों चले आए? देखो, सबकी निगाहें हम दोनों पर ही टिकी हैं। सौजन्या झेप गई थी, पर आशीष अपनी ही जिद पर अड़ा था। बड़ी मुश्किल से सौजन्या ने आशीष को समझा बुझाकर भेजा और रविवार को मिलने की बात दोहराई। लंच के समय रीमा ने सौजन्या की खूब खिंचाई की। लगता है आशीष बाबू से अब यह दूरी सहन नहीं हो रही है। पर इस तरह ऑफिस में आ धमकना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। सौजन्या ने कहा। चलता है, सब चलता है। प्रेम और जंग में सब जायज है। रीमा हंस दी। शुक्रवार को सौजन्या घर पहुंची थी कि रीमा आ पहुंची। क्या हुआ, आज ऑफिस क्यों नहीं आई?
और अब इस तरह अचानक? सौजन्या चौंक गई। इतने प्रश्न मत किया कर रही, अपने कमरे में चलो, जरूरी बात करनी है, रीमा बोली। और फिर दोनों सहेलियां सौजन्या के कमरे में जा बैठी। रीमा ने चटपट विवाहविच्छेद.com नाम की साइट खोली और एक फोटो और जीवन विवरण ढूंढ निकाला। यह देखो, पहचाना? रीमा बोली। यह तो आशीष है। नहीं, नीचे पढ़ो, यह रूबीन है। यहाँ इसका नाम, काम धाम सब बदला हुआ है। यहाँ ये महोदय सरकारी अफसर नहीं, चिकित्सक है। अविवाहित नहीं, तलाकशुदा हैं, पर फोन नंबर वही है। जाति धर्म भी बदल गया है। उफ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? सौजन्या ने अपना सिर पकड़ लिया। स्वयं पर तरस खाना छोड़ दो सौजन्या, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। चलो नवीन से मिलने चलते हैं। मैं किसी से मिलने की स्थिति में नहीं हूँ रीमा। मैं तो उससे मिलवाने नहीं ले जा रही। हम उससे इन आशीष उर्फ रूबीन महोदय के विरुद्ध सहायता मांगेंगे। इस धोखेबाज को दंड दिलाए बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला। नवीन साइबर अपराध शाखा में कार्यरत है। रीमा नवीन को फोन मिलाते हुए बोली। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां नवीन के सामने बैठी सौजन्या की आपबीती सुना रही थी। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन भी इस तरह की धोखाधड़ी होती है। मैं तो सोचती थी कि ये .com कंपनियां सब कुछ पता लगाकर ही किसी का विवरण पंजीकृत करती हैं। धोखाधड़ी कहाँ नहीं होती सौजन्या जी। हमारे अपने ही भी हमें धोखा ही तो देते हैं। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। यूँ समझ लीजिए कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नवीन बोला और फिर देर तक फ़ोन करने में व्यस्त रहा। कुछ देर तक यह आशीष उर्फ रूबीन मुझसे बात करता रहा, पर जब मैंने पूछताछ शुरू की तो फ़ोन काट दिया। पर आप चिंता न करें, आप चाहें तो अपनी जानकारी गुप्त रखते हुए इस व्यक्ति के विरुद्ध रपट लिखवा सकती हैं। नवीन ने सौजन्या से कहा। नहीं नहीं, मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वैसे भी मैं तो बाल बाल बच गई। रीमा ने बचा लिया मुझे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मैं बहुत डर गई हूँ, अब कभी इस झंझट में नहीं पड़ने वाली। वही तो मैं समझा रहा हूँ। उसने मानसिक संताप दिया है आपको, इसके लिए उसे 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। नवीन ने सौजन्या को समझाया। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे कुछ देर आराम करना है। यह कह सौजन्या शांत रही। धीरे धीरे जीवन अपने ढर्रे पर चलने लगा। न सौजन्या ने आशीष वाली घटना का कभी जिक्र किया, न रीमा ने पूछा। रीमा को लगा कि उस घटना को किसी बुरे सपने की तरह भूल जाना ही ठीक था। अचानक एक दिन नवीन रीमा के घर आ धमका। मैं तो खुद तुमसे मिलकर धन्यवाद देना चाहती थी। तुमने इस प्रकरण को कितनी कुशलता से संभाला, वरना तो पता नहीं मेरी सहेली सौजन्या का क्या हाल होता। रीमा ने आभार व्यक्त किया। नवीन बोला। रीमा, आभार तो मुझे तुम्हारा व्यक्त करना चाहिए। सौजन्या मेरे जीवन में सुगंधित पवन की झोंकी की तरह आई है। शाम की प्रतीक्षा में दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्या? फिर से कहो। सुगंधित पवन का झोंका और न जाने क्या। लगता है आजकल सौजन्या तुम्हें घास डालने लगी है। रीमा मुस्कुराई। घास तो फिलहाल हम ही डाल रहे हैं, पर जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं सौजन्या से बात करूंगी, रीमा ने नवीन को समझाया। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसे भनक भी लग गई कि मैं उस पर डोरे डाल रहा हूँ तो भड़क उठेगी। यह समस्या मेरी है, इसे सुलझाने का भार भी मेरे ही कंधों पर है। कह नवीन कहीं खोसा गया, मगर रीमा उसकी आंखों में लहराते प्रेम के अथाह सागर को साफ देख पा रही थी। पहली बार रीमा को लगा कि अपने करीबी लोगों को भी कितना कम जानते हैं हम। पर वह खुश थी, सौजन्या के लिए और नवीन के लिए भी, जो अनजाने ही निशांत की ओर बढ़े जा रहा था, सौजन्या को पाने के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।